हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रियांशु आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर नंबर 4 के साथ आ चुके हैं। तो आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? जिसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। कहीं कहीं आप देखते होंगे लिखा हुआ जीआई ट्रैक्ट, या जीआई के डॉक्टर जो होते हैं, जीआई सर्जन्स होते हैं। तो क्या है इसके आगे जीआई हम लोग लगा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म का होता है जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या हम लोग का फूड पाइप या एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक फैला हुआ है हम सब जानते हैं। ये फैला हुआ है माउथ टू एनस। अगर ये हम लोग का माउथ, रुकिए मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं। ये हम लोग का माउथ है, ह्यूमन बॉडी। तो ये माउथ से लेके स्टमक होते हुए एनस तक जाता है। ठीक है, जो एग्जिट पॉइंट है वो हम लोग का एनस है, और एंट्री पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हम लोग का है माउथ या बकल कैविटी। इसको आप एक और तरीके से कह सकते हैं कि फेरिंक्स से लेके एनस तक जाता है। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो होता है हम लोग के माउथ का, ये हम लोग को फेरिंक्स कहलाता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि फेरिंक्स से लेके एनस तक जाता है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फटाफट हम एक पिक्चर भी बना लेंगे, फिगर बना लेंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले तो मैं एक फिगर बना लूं, पूरे ह्यूमन बॉडी का एक फिगर बना लिया जाए फटाफट, जिससे आपको फिगर बनाने का एक तरीका भी पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे डायग्राम्स बनाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ये हम लोग का ह्यूमन बॉडी, आर्म्स नहीं भी दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे तक आ गया हम लोग का ह्यूमन बॉडी। दिस वन इज बकल कैविटी। ये आगे चला गया हम लोग का ट्रैकिया, एंड दिस इज ईजोफेगस। ईजोफेगस हम लोग का डायफ्राम के कुछ नीचे जाता है। डायफ्राम को मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। डायफ्राम के कुछ नीचे से जाता है। डायफ्राम में एक छेद होता है, अपैरेटस होता है, जिसके अंदर वो पेनिट्रेट कर जाता है। उसके बाद आता है हम लोग का स्टमक। स्टमक हम लोग का फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को मैं ब्लैक से बनाता हूँ। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आप कुछ इस तरह के ग्रुप वाले स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। ये ग्रुप वाला स्ट्रक्चर जो है हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन फाइनली रेक्टम एंड एनस से बाहर। ये हम लोग का जो बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ग्लैंड्स के बारे में, जैसे कि हो गया लीवर। लीवर है हम लोग के राइट साइड। फिगर को देखने का तरीका ऐसा ही है, कुछ इस प्रकार है कि आप इमेजिन करें कि बॉडी यहाँ पे रखी हुई है। आपको इमेजिन कुछ इस प्रकार करना है। आपका जो लेफ्ट है वो बॉडी का राइट है। तो आप जो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप रियल ह्यूमन बॉडी को इमेजिन करेंगे, जैसे कि ह्यूमन बॉडी लेटी हो या ह्यूमन बॉडी इस पार्ट में अटैच हो। तो अगर मैं इस टाइप से खड़ा हो जाऊं तो लीवर मेरे राइट साइड में होगा, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, एंड हम लोग का जो स्टमक है, स्टमक हम लोग के लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में होगा। तो लीवर हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, इसके दो लोब्स होंगे। अब यहाँ नीचे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूँ, फिगर पूरा क्लियर कर दूँ, ये हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे हम लोग का आ जाता है पैंक्रियास। ये लार्ज इंटेस्टाइन आप समझ लीजिए, ये हम लोग का पैंक्रियास, समझे? ये हम लोग का पैंक्रियास हो गया। ठीक है,
इस प्रकार से कुछ इस टाइप से आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ईजोफेगस से। ईजोफेगस क्या है क्या नहीं है, ईजोफेगस को हम लोग डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। ये है हम लोग का ईजोफेगस। ये होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हम लोग का ईजोफेगस। क्या काम है ईजोफेगस का? बहुत ही सिंपल सा काम है ईजोफेगस का। फूड को फेरिंग्स से लेके स्टोमक तक ट्रांसफर करना। आप देख सकते हैं ये है हम लोग का फेरिंग्स और ये है हम लोग का स्टमक। तो फूड फेरिंग से लेके स्टमक तक जाता है। तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, पर पता चल गया आपको कि कहां से कहां तक फूड जाता है, ठीक है। अब हम लोग का ईजोफेगस में फूड ऊपर से नीचे जाता कैसे है? तो ये जाता है एक रिदमिक मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिसिस। क्या है पेरिस्टालिसिस? हम लोग के ईजोफेगस, सिर्फ ईजोफेगस ही नहीं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं मसल्स दो तरह के, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड स्टमक में एक एक्स्ट्रा एडिशनल होता है ऑब्लिक मसल। पर याद रखिएगा दो मेजर मसल जो है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल का एक मूवमेंट होता है हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में, और ये मूवमेंट कॉज करता है फूड को हम लोग के माउथ या बकल कैविटी से लेके एनस तक जाने। अब आप सोचेंगे कि इस मूवमेंट की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड फॉर दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट? क्योंकि हम हो सकता है ना कि हम लोग जब फूड लेंगे तो ये तो स्ट्रक्चर हम लोग का ऊपर से लेके नीचे तक जा रहा है, तो ग्रेविटी के द्वारा तो फूड वापस चला ही जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। ग्रेविटी के द्वारा तो बिल्कुल भी फूड नहीं जा सकता हम लोग के ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ये हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। वो फूड को ग्रेविटी के पावर से नीचे नहीं जाने देगा। इसलिए एक मूवमेंट की जरूरत है फूड को धकेलते रहने के लिए, जिस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालिसिस। किसके द्वारा होता है पेरिस्टालिसिस? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। लिख देता हूं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। मैंने यहां लिख दिया, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल के द्वारा होता है हम लोग का पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, अ काइंड ऑफ रिदमिक मूवमेंट। ऐसे 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 पूरे गट में ऐसे 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 एक मूवमेंट होता रहता है। आप जानते हैं कुछ इस टाइप से मूवमेंट होता है, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से मूवमेंट का फॉर्म होता है। बीच में फूड है, ये दबाता है तो नीचे जाता है, दबाता है तो नीचे जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में, हम मसल्स के बारे में और आगे इसी क्लास में, इसी वीडियो में जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है हम लोग के पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। फिलहाल हम बेसिक्स जान रहे हैं हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग का ईजोफेगस की कहानी, ऊपर से लेके नीचे तक जा रहे हैं। ईजोफेगस का कहानी खत्म, अब स्टार्ट होती है किसकी कहानी? स्टमक की कहानी। जी हाँ, क्योंकि ईजोफेगस खुलता है हम लोग के स्टमक में। तो चलिए बनाते हैं स्टमक का एक स्ट्रक्चर और जानते हैं स्टमक क्या है। तो चलिए मैं बनाऊंगा एक स्टमक का एक स्ट्रक्चर या एक डायग्राम, जिससे पता चलेगा कि स्टमक दिखता कैसा है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टमक मैं बनाता हूं ब्लैक से, समझने में होगी आसानी। ये हम लोग का स्टमक कुछ इस प्रकार का, ये हम लोग का ईजोफेगस, ये हम लोग के स्टमक का एक डायग्राम है, एक फिगर है। स्टमक सबसे पहले जानते हैं किस तरफ पाया जाता है? लेफ्ट साइड। फील होता होगा आपको जब आप गैस्ट्राइटिस से सफर करते होंगे या आपको एसिडिटी हो जाती होगी, तो स्टमक के लेफ्ट, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में आपको पेन होता है या अनकंफर्टेबल महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के एसिडिटी जो होती है स्टमक में होती है और स्टमक लेफ्ट साइड है, तो हम लेफ्ट साइड इस पेन को फील कर पाते हैं। तो ये हम लोग के लेफ्ट साइड है, जो लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर
अब जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक जे टाइप का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग जे शेप बोल सकते हैं, जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्टमक के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है हम लोग का स्टमक। चलिए तो डिवाइड करते हैं इसे डिफरेंट पार्ट्स में। बिल्कुल देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए भी जरूरत हो सकता है। कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं आप देखिएगा। चलिए, तो ये जो सबसे ऊपर का आप पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फंडस। ब्लू से लिखता हूं, समझ में आएगा। ये तो है हम लोग का एरो देके मैं लिख रहा हूं फंडस। ये जो बड़ा सा बीच का पार्ट है ये बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है, ये बॉडी है। एक समझ में भी आ रहा है कि मैं इसको बॉडी क्यों कह रहा हूं। इस पार्ट को कार्डियक पार्ट बोला जाता है, कार्डियक पार्ट, सिर्फ कार्डियक लिख रहा हूं। ये पार्ट पाइलोरिक पार्ट कहलाता है, ये पार्ट पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। चलिए अब जानते हैं इस पार्ट को कार्डियक पार्ट क्यों कहा जाता है। ये पार्ट हार्ट के पास होता है। जी हाँ, हार्ट जो है हम लोग का समहाउ इस पार्ट में हम लोग का हार्ट, सॉरी पीछे नहीं आगे, यहां इस पार्ट में हम लोग का हार्ट पाया जाएगा। इसलिए इस रीजन को, ये रीजन है, ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको वहां पे नहीं दिखेगा जो डिवाइड हो। ये एक रीजन है जिस जो हम लोग के फिजियोलॉजी को समझने के लिए, एनाटॉमी को समझने के लिए बनाया गया है। ये कार्डियक रीजन है क्योंकि ये हार्ट के पास है। ये पाइलोरिक रीजन है क्योंकि ये हम लोग का जो ये इंफीरियर पार्ट में पाया जाता है, इसलिए हम लोग का पाइलोरिक रीजन। बॉडी मेन बॉडी है। फंडस, अपर पार्ट को फंडस कहा जाता है। इस पार्ट में क्या पाया जाता है? मोस्टली इस पार्ट में गैस पाया जाता है, गैस या एयर। गैस और एयर जो है इसी पार्ट में आके जमा होता है। अब आप सोचेंगे क्यों इस पार्ट में, क्यों नीचे क्यों नहीं? सिंपल गैस लॉ लगाइए, गैस हल्की होती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो कहां जाके जमेगी? जी हां, फंडस पार्ट में आके जमेगी। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस जब हम लोग को होती है तो एक फंडस के पार्ट में होती है, गैस जमा हो जाता है। वैसे नॉर्मली इस पार्ट में प्रेजेंट रहता है गैस, नॉर्मली इस पार्ट में हम लोग का गैस प्रेजेंट रहता है। चलिए अब मैंने रेड से दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। क्या है ये दो स्ट्रक्चर्स? मैं मिटा देता हूं कि आपको मैं समझा सकूं कि क्या है ये दो स्ट्रक्चर्स। तो चलिए जानते हैं। इन स्ट्रक्चर को कहते हैं स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल। तो ये जो स्फिंक्टर है जो कार्डियक पार्ट में पाया जा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रो ईजोफेगल स्फिंक्टर, SPHINCTER। इट इज अ मसल। ये क्या है? ये एक मसल है। और गैस्ट्रो ईजोफेगल इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं स्टमक के पार्ट को, मैंने पहले भी बोला है कि स्टमक के पार्ट को, जो स्टमक के रिलेटेड पार्ट्स को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक पार्ट। ठीक है, और ईजोफेगस के और गैस्ट्रिक पार्ट के बीच में ये पाया जा रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं गैस्ट्रो ईजोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, जो आपके लिए बोलना आसान होगा। आई एब्सोल्युटली थिंक ये आपके लिए बोलना ज्यादा आसान होगा। कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक पार्ट में पाया जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक पार्ट में पाया जाएगा कौन सा स्फिंक्टर? जी हां, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो चलिए लिखते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में। पाइलोरिक स्फिंक्टर, यस। तो स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर मैं यहां लिख रहा हूं, स्फिंक्टर इज अ मसल। स्फिंक्टर इज अ मसल
करता है ये मसल? क्यों यहां पे पाया जा रहा है? क्या करता है ये मसल? ये मसल वॉलंटरली या इनवॉलंटरली, मतलब हम लोग के चाहत से या खुद बे खुद, जो हम लोग के ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है खुद बे खुद, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग के चाहत से, ये तो हम लोग का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वाला। मैं बता रहा हूं कि स्फिंक्टर्स क्या होते हैं। आप इस स्फिंक्टर को अभी दिमाग में याद रख मत रखिए, मैं स्फिंक्टर्स के बारे में बोल रहा हूं। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? वो क्या करेगा? एक ट्रांसपोर्ट को यूनिडायरेक्शनली कंट्रोल करेगा। मतलब क्या बनता है ट्रांसपोर्ट को यूनिडायरेक्शनली कंट्रोल करने का? मतलब अगर यहां पे फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये इस फूड के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करेगा, मतलब लिमिट प्रोवाइड कर देगा कि कितना फूड इस पार्ट में आना है, कितना फूड नहीं। फिर से सुनिएगा, ये यूनिडायरेक्शनल मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जी हाँ, मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अब ऐसे हर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ये बात आप सब जानते हैं। मसल का काम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किस काम के लिए करना? तो यहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, कंट्रोल दिया जा रहा है ट्रांसपोर्ट को, फूड के ट्रांसपोर्ट को। यहां पे कार्डियक स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ फूड इजोफेगस से स्टमक तक आएगा। अब पाइलोडिक स्फिंक्टर क्या कर रहा है? पाइलोडिक स्फिंक्टर भी फूड के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है, पर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच, मींस स्टमक से कितना अमाउंट ऑफ फूड जाएगा हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ओवरफ्लो से भी हम लोग को एक किसी टाइप से बचा रहा है, ओवरफ्लो से भी बचा रहा है कि अगर अगर हम लोग का स्टमक फुल हो चुका है तो वो ओवरफ्लो होके वापस हम लोग के इजोफेगस से बाहर ना निकल जाए। पर यहां पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, कार्डियक स्फिंक्टर जो हम लोग का है ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है। ये पूरे तरह से कभी कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। यही कारण है कि हम लोग जब ज्यादा फूड ले लेते हैं तो कभी कभी तक फूड हम लोग के इजोफेगस तक भी पहुंच जाता है, इजोफेगस तक पहुंच जाता है एसिडिक मीडियम को लेके। फूड पहले, क्योंकि यहाँ पे एसिड पाया जा रहा है, एसिडिटी में बता रहा हूं क्या होते हैं। एसिडिटी क्या होती है मैं आपको बता रहा हूं। एसिडिटी में हार्ट बर्न लगता है। हार्ट बर्न जो उसका जो सिम्टम है, जलन होना। क्या है जलन होना? मैं बता रहा हूं। कोई भी फूड आता है तो यहां स्टमक में एसिड से भिड़ता है, एसिड उसको मिलती है स्टमक में, ये एसिड फूड पे लग जाता है। जब हम लोग ओवरफ्लो ऑफ जब ज्यादा खा लेते हैं तो ये ओवरफ्लो होता है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है, ये रोक नहीं पाएगा इजोफेगस तक जाने में। हम पूरे तरह से, थोड़ा रोकेगा, पूरे तरह से नहीं रोक पाएगा। अगर हम लोग ज्यादा खा लेंगे तो ये रोक नहीं पाएगा, ये फूड हम लोग के इजोफेगस तक पहुंच जाएगा, एसिड को अपने चारों तरफ लपेटे, और ये एसिड क्या करेगा? इरिटेशन कॉज करेगा हम लोग के इजोफेगल के वॉल में, जो कॉज करेगा हार्ट बर्न जैसे फंक्शंस, पेन, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। तो आप समझ गए, ये एक एक्सेप्शन है कि बाई डायरेक्शनल स्फिंक्टर है, और आप स्फिंक्टर भी समझ गए कि स्फिंक्टर क्या होता है। आई होप बहुत अच्छे से समझ गए कि एक मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो बिल्कुल करेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कंडीशन में ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान गए स्टमक के बारे में। अब स्टमक से निकलते हैं, चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर कोई फंक्शन ऑफ स्टमक हम लोग से पूछे कि बेसिकली फंक्शन ऑफ स्टमक क्या है, तो फंक्शन ऑफ स्टमक को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, दैट इट स्टोर्स फूड फॉर सम टाइम, फॉर चर्निंग, ठीक है, मरोड़ने के लिए और उसको तोड़ने के लिए, जिस प्रोसेस को चर्निंग कहते हैं, फूड को स्टमक कुछ देर के लिए रोकता है, अपने ल्यूमन में रोकता है। अब और क्या करता है स्टमक? स्टमक हम लोग का डाइजेशन करता है, हम लोग जानते हैं,
स्टमक में डाइजेशन होता है, तो हम लोग लिखते हैं डाइजेशन ऑफ, सॉरी पार्शियल डाइजेशन, मैं बता रहा हूं क्यों पार्शियल, ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स कर रहा है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स का क्या मतलब प्रोटीन, जो फूड हम लोग के बॉडी में आ रहा है उसमें प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है एंड कार्बोहाइड्रेट है। तो 100% उसका प्रोटीन या उसका फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, पर कुछ अमाउंट में होगा। सिर्फ प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट फिर डाइजेस्ट होगा हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा, सिर्फ प्रोटीन एंड फैट डाइजेस्ट हो रहा है हम लोग के स्टमक में, वो भी आधा, पार्शियली। फुल डाइजेशन हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, अब क्या करता है स्टमक, एक और पॉइंट लिखते हैं। स्टमक के जो स्टमक में हम लोग जानते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स सिक्रीट करते हैं। जिसमें से दो चीजें हैं, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या है भाई? ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। याद रखिएगा, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है एक कंपाउंड का। कौन सा कंपाउंड? उस कंपाउंड का नाम है विटामिन B12। तो यहां लिख देते हैं हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, यू नो विटामिन B12, इसको हम लोग साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। विटामिन B12 होता है हम लोग का एब्जॉर्ब बाय कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, रिलीज्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो पाया जाता है म्यूकस लेयर ऑफ स्टमक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टमक के बारे में इतना ही था। अब हॉर्मोन्स भी स्टमक रिलीज करता है, जैसे हम लोग का गैस्ट्रीन, जो बेसिक मेन हार्मोन है, जो हम लोग के गैस्ट्रीन हम लोग का हेल्प करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस में, को स्टिमुलेट करता है कि कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा नहीं होगा, इसको गैस्ट्रीन कंट्रोल करता है। ये एक हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आई होप मजा आ रहा होगा। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे स्ट्रक्चर्स। फिलहाल चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट है। सबसे लंबे के साथ साथ सबसे ज्यादा घुमावदार भी, सबसे ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी है। तो इसका जो लेंथ है, हम लोग लेंथ लिख देते हैं। लेंथ जो है वो 6.25 मीटर्स के आसपास होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन व्हाट इट इज हाईली कॉइल्ड। किसके बाद स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? स्टमक के बाद। स्टार्ट्स आफ्टर स्टमक। ये तो आप फिगर देख के भी बता सकते हैं कि स्टमक के बाद स्टार्ट हो रहा है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग के डिफरेंट पार्ट्स में बटा है। डिफरेंट पार्ट्स में बटा है। अब उन पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे, उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, उन पार्ट्स में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग के 3 पार्ट्स में बटा है। 3 पार्ट्स में हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन बटा। तो यहां लिख देते हैं 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो चलिए देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स क्या है। सबसे पहले आता है डिओडेनम, जेजुनम
जो आप लोग ने बचपन से आई थिंक सुन रखा है, इलियम, आई मीन 10th क्लास से सुन रखा है जी, जो हम लोग का ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। यहीं पे कर लेते हैं थोड़ी बहुत इनकी नामकरण कर लेते हैं इनका कि कितना लेंथ होता है। तो ये होता है 25 सेंटीमीटर, ये होता है 2.5 मीटर एंड दिस वन इज 3.5 मीटर। वेट इसका मैक्सिमम होता है जिसके बारे में लिखा नहीं है, पर इसका जो वेट होता है हम लोग के जेजुनम का वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऑफ वेट, इसका 3.5 सेम टू सेम वेट, सेंटीमीटर नॉट मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी वेट आई मीन डायमीटर, ठीक ना, वेट क्या डायमीटर, हाँ बात सही है, वेट क्या डायमीटर होता है हम लोग ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनम। क्या है ड्यूडेनम, क्या नहीं है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्यों है, क्यों नहीं है ड्यूडेनम। चलिए देखते हैं ड्यूडेनम क्या है। ड्यूडेनम it is shortest part of our small intestine, shortest and widest part, सबसे चौड़ा भी है ये पर छोटा है, shortest and widest part of small intestine, small intestine का shortest and widest part है हम लोग का ड्यूडेनम। क्या होता है शेप ड्यूडेनम का, सबसे पहले ड्यूडेनम कहां से स्टार्ट होता है, तो ये आप जानिएगा कि स्टमक के बाद पाइलोरिक पार्ट से स्टार्ट होता है हम लोग का ड्यूडेनम। स्टार्ट्स फ्रॉम पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से स्टार्ट होता है। मैं बता चुका हूं पाइलोरिक पार्ट क्या है, इसको हम लोग कह सकते हैं डायस्टल पार्ट, दूर का पार्ट जो है हम लोग का वो है हम लोग का पाइलोरिक पार्ट, और शुरू का पार्ट जो है प्रॉक्सिमल पार्ट, दैट इज आवर कार्डियक पार्ट। याद रखिएगा ये सब जो वर्ड्स है, बायोलॉजी एक भाषा है, मैं अपने पहले के वीडियोज में बोलता था और अभी भी यही बोलूंगा, बायोलॉजी एक भाषा है। ये इस भाषा का, इस लैंग्वेज का यूज करके हम लोग लाइफ को समझा सकते हैं। तो प्लीज बहुत प्यार से पढ़िएगा, रटिएगा मत। हर चीज का एक मीनिंग है बायोलॉजी के अंदर, हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं हर चीज का एक मीनिंग है, क्योंकि हर चीज का नेमिंग होता है और नेमिंग करने का एक पर्टिकुलर तरीका है बायोलॉजी में। तो रटने का कुछ नहीं है, हर चीज को समझिए। डायस्टल क्या है, दूर का पार्ट, प्रॉक्सिमल क्या है, पास का पार्ट, डॉर्सल क्या है, ऊपर का पार्ट, वेंट्रल क्या है, नीचे का पार्ट, लैटरल क्या है, बगल का पार्ट, एंटेरियर आगे, पोस्टेरियर पीछे, सुपीरियर ऊपर, इंफेरियर नीचे, ये सब बातें याद रखिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब एक लैंग्वेज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टम अब ड्यूडेनम हम लोग का है सी शेप्ड, ड्यूडेनम हम लोग का सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ड्यूडेनम में आके खुलता है क्या, चलिए देखते हैं। द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैंक्रियाटिक, अब आप नाम कैसे याद रखेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कैसे रखे नाम, याद नहीं रहता। मैं बोल रहा हूं आप स्ट्रक्चर देख के नाम याद रख सकते हैं। नाम तो कहीं ना कहीं आप सुनेंगे तो दिमाग में रहेगा, वो नहीं, वो गायब होगा, पर वो सही टाइम पे बाहर नहीं आएगा। सही टाइम पे बाहर कैसे आएगा, जब हम स्ट्रक्चर याद रखेंगे, स्ट्रक्चर याद रखेंगे। तो यहां पे हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट का क्या मतलब है, क्या मतलब है, तो मैं फिर से बता देता हूं। हिपैटो मतलब लिवर, पैंक्रियाटिक मींस पैंक्रियास, डक्ट मतलब पाइप, डक्ट मतलब पाइप। तो ये एक ऐसा पाइप है जो लिवर का भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंड पैंक्रियास का भी कॉन्स्टिट्यूएंट लेके पहुंच रहा है ड्यूडेनम में बाय, सॉरी यहां डक्ट नहीं, मैं यहां एम्प्यूला लिखूंगा, एम्प्यूला। अब इसका मीनिंग जानते हैं।
डक्ट आके एम्प्यूला में खुलते हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट आके एम्प्यूला में खुलता है। ठीक है, तो एम्प्यूला क्या है? एम्प्यूला का मीनिंग लिख देते हैं, बल्ज स्ट्रक्चर। एम्प्यूला मींस बल्ज स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर। एम्प्यूला फूला हुआ, याद रख सकते हैं आप वैसे। एम्पुला मींस फूला हुआ स्ट्रक्चर, बल्ज स्ट्रक्चर। सिंपली हम लोग नामकरण कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम लोग नाम का मतलब समझ पा रहे हैं, तो नाम याद कैसे नहीं रख पाएंगे? नाम ही तो है, कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। नाम है, अब नाम का मतलब समझ गए तो नाम याद कैसे नहीं रख सकते? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ड्यूडेनम। अब आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे ह्यूमन का, मैं तो स्ट्रक्चर मिटा चुका हूं, पर मैं फिर से एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ कोशिश ट्राई करूंगा बनाने का। तो चलिए मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूँ कि फटाफट आपको पता चल जाए कि अगर ये हम लोग का बॉडी है, मैं सिर्फ बॉडी बना रहा हूँ, ये हम लोग का स्टमक है, स्टमक है, ये हम लोग का है यहाँ पे ड्यूडेनम, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं। ये है हम लोग का ड्यूडेनम। यहां पाया जा रहा है लीवर और यहां पाया जा रहा है पैंक्रियास। तो इस पार्ट में एक स्ट्रक्चर होगा जिसका डक्ट, जिसका लीवर से भी डक्ट आके खुलेगा और पैंक्रियास से भी डक्ट आके खुलेगा। पैंक्रियास का भी डक्ट वहां पे आके खुलेगा, लीवर का भी डक्ट वहां पे आके खुलेगा, इसलिए हम लोग उसको कहेंगे हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला। एंड अब जानते हैं हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला के साथ एसेसरी, एसेसरी का स्पेलिंग मैं हमेशा भूल जाता हूं, एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। एक मेन डक्ट तो पैंक्रियास से आ ही रहा है एम्प्यूला के द्वारा, और एक और छोटा डक्ट अलग से आ रहा है जिसको एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, वो भी पैंक्रियास से ही आ रहा है। पैंक्रियाटिक डक्ट मतलब पैंक्रियास से आ रहा है। हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक शब्द याद रखिएगा हमेशा, लिवर को हिपैटिक कहते हैं। हिपैटोसाइट्स, कहीं लिखा हुआ हिपैटोसाइट्स मतलब लिवर के सेल्स, साइट्स मींस होता है सेल्स। हिपैटिक डक्ट मींस लिवर का डक्ट, लिवर का पाइप जो लिवर से आ रहा है। हर चीज याद रख सकते हैं आप, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट भी यहाँ पे आके खुलता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में जानने के लिए बस इतना ही था। चलिए चलते हैं जेजुनम में। जेजुनम, जेजुनम के बारे में जानते हैं। जेजुनम क्या है? ऑब्वियसली हम लोग सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ रहे हैं। स्टोमक के बाद आया ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम के बाद आएगा जेजुनम। सीक्वेंस वाइज आप भी याद रखिए कि आप कभी भी याद कर पाए उस वर्ड को। ठीक है, तो जेजुनम, जेजुनम का मैंने आपको लेंथ पहले ही बता दिया है। लेंथ ऑफ जेजुनम इज 2.5 मीटर्स, width of jejunum is 4 centimeters, that is wider than ileum। इलियम इसके बाद आएगा, वाइडर। जेजुनम में, सिर्फ जेजुनम में ही नहीं, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग के पास फोल्ड्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं। उन फोल्ड्स को कहा जाता है, एक कॉम्प्लेक्स सा वर्ड है, मुझे भी याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसे मैं लिखा हुआ हूं, फोल्ड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्पेलिंग थोड़ा अजीब सा है पर मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता दूंगा। इट इज पेलिसे सर्कुलेट्स, पेलिसे सर्कुलेट्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं पेलिसे सर्कुलर्स। ये फोल्ड्स होते हैं हम लोग पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब जेजुनम में भी पाए जाएंगे ये फोल्ड्स। पेलिसे सर्कुलर्स नाम है इन फोल्ड्स का। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं। एक और वर्ड है जिनको हम लोग जिसके द्वारा आप आसानी से याद रख सकते हैं, इनको कहा जाता है वाल्व्स ऑफ कर्किंस। चलिए, या आप लिख सकते हैं वाल्व्स ऑफ कर्किंस, कर्क रिंग्स। इसको आप और आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपको पहली से सर्कुलरिस नहीं याद है तो आप वाल्व्स ऑफ कर्क रिंग्स भी बोल सकते हैं इन फोल्ड्स को।
चलिए आगे बढ़ते हैं इलियम की तरफ। इलियम इलियम इलियम, क्या है इलियम? इलियम छोटा सा नाम है, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट है। जितना छोटा नाम उतना बड़ा काम। चलिए देखते हैं। इसका जो लेंथ है मैंने पहले ही लिखा चुका है, पर याद करने के लिए मैं फिर लिख रहा हूं 3.5 मीटर्स एंड 3.5 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। ठीक है, डायमीटर इनका होता है 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर इनका लेंथ है। याद करना बहुत ही आसान हो चुका है। इलियम इज द लॉन्गेस्ट पार्ट thinner than jejunum। देख सकते हैं लिटिल बिट थिनर। वो 4 सेंटीमीटर में वेट था, इसका 3.5 सेंटीमीटर वेट था, तो थोड़ा पतला है। अब चलिए, इलियम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन completes here। जी हाँ, यही एक ऐसा पार्ट है जहां पे आके डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स कंप्लीटली यहीं पे आके डाइजेस्ट होते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं कंप्लीटली। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि एब्जॉर्प्शन आगे हम लोग इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स और डाइजेशन कंप्लीट यहां पे हो जाता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं पेयर्स पैचेस के बारे में। क्या है पेयर्स पैचेस? आप जानते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज के बारे में या लिम्फ नोड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ हेल्पिंग टिश्यूज होते हैं जो हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, लाइक WBC। तो ये भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड या लिम्फेटिक टिश्यूज present in lamina propria of ileum। अब बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं सामने, याद कैसे रखें? चिंता मत करिए, आगे चल के हम लोग लैमिना प्रोप्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर जानेंगे क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल याद रख लीजिए क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज हैं जो पेयर्स पैचेस कहलाते हैं। लैमिना प्रोप्रिया ऑफ इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कैसे डिटेक्ट करेंगे हम लोग पेयर्स पैचेस को? हम लोग जानते हैं कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं। क्या आप जानते हैं क्या कहते हैं उनको? वीलाई। जी बिल्कुल सही, आप लोगों ने जाना है। आप लोग ने सुना होगा कि इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं वीलाई। दीज आर, मैं विलायस के बारे में लिख रहा हूं, हम लोग धीरे धीरे चलते चलते सीखते चलेंगे। फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग के पास होता है एक म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसका फोल्ड्स, जो हम लोग का इनर मेम्ब्रेन होता है, जिससे फूड कांटेक्ट में रहता है। मैं अभी सब बताऊंगा, सुनते रहिए बस। ये फोल्ड्स ऑफ म्यूकस है। म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ठीक है, इनको कहते हैं विलाय। विलाय पेयर्स पैचेस जहां होंगे, विलाय वहां नहीं होगा। सिंपल सी बात। विलाय are absent on the site of Pearce patches।
समझ गए हम लोग बहुत ही आसानी से। पेयर्स पैचेस को हम लोग पहचान लेंगे। पूरे पूरे हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय है, और जहां विलाय नहीं होगा इलियम के उस पार्ट पे, हम लोग का कहलाएगा पेयर्स पैचेस। चलिए, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की ओर। तो लार्ज इंटेस्टाइन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू लेवल का जो स्टडी है, ठीक ना। इस टिश्यूज की जो स्टडी है उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल किन पार्ट्स का बना है, किन टिश्यूज का बना है नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं हूं आपका साइंटिफिक भैया, फिर मिलेंगे, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहा, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं।